हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था, पैराजंबल किया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिस्कस किया और कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हमने देखे थे और मिस स्पेल्ड वर्ड देखे थे। आज के पेपर में हम पैसेज देखेंगे, PQRS भी देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो 15 क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका PDF आप कलेक्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही लिंक दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में एक कोर्स आपके लिए जो उपयोगी है वो SSC के बैच, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंशन भी सीखेंगे, ग्रामर भी आपको आ जाएगा और वोकैबुलरी, ये तीनों सेगमेंट्स, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये आप बैच ले सकते हैं। ये पूरा बैच कंप्लीट है। और एक ट्रांसलेशन वाला बैच, जिसमें क्लासेस पर डे आपको मिल रही है, एक क्लास हर दिन मिलती है और अभी तक इसमें 24 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये वाला बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना। और आप अगर चाहें तो इसका PDF कलेक्ट करके पहले खुद से करके देख लिया करो, उसके बाद में ये सोल्यूशन देखा करो वीडियो का। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कहाँ पे अटक रहे हैं। ये पैसेज है और पैसेज सोल्व करने का तरीका, पहले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं ताकि आपको पैसेज फिर से ना पढ़ना पड़े, रिपीट ना करनी पड़े चीजें। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सैंक्टिटी मीन्स। सैंक्टिटी का मतलब क्या है? ये जो शब्द है सैंक्टिटी, उसका मतलब क्या है? तो देखिए, नो वन कैन सीरियसली प्रिटेंड टू रिमेन अनअफेक्टेड बाई एडवर्टीजमेंट्स। कोई भी व्यक्ति जो है वो गंभीरता पूर्वक ये बहाना नहीं बना सकता, प्रिटेंड नहीं कर सकता कि वो विज्ञापनों से प्रभावित नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीरियसली ये प्रिटेंड नहीं कर सकता, गंभीरता पूर्वक ये बहाना नहीं बना सकता कि वो एडवर्टीजमेंट से अप्रभावित है। मतलब सब प्रभावित होते हैं, सीधी सी बात है। It is impossible to turn a blind eye to the solicitous overtures to buy this or that article that fills our streets, newspapers and magazines. अगर किसी वर्ड का मतलब भी नहीं आए तो रफ आइडिया निकाल लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे सोलिसिटस जो होता है वो अटेंटिव होता है, और ओवरचर जो होता है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन को कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ब्लाइंड आई टू का मतलब, टर्न ब्लाइंड आई का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, ठीक है, उपेक्षा करना। तो कह रहे इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव सी बात है। क्या चीज असंभव है? कि हम मतलब अनदेखा करें सोलिसिटस ओवरचर्स को। मतलब आप अटेंटिव होकर, आप कोई भी चीज में अटेंटिव होकर अगर आप अनदेखा करें किसी चीज को, ये चीज खरीदने का, वो चीज खरीदने का, वो वस्तुएं जो हमारे स्ट्रीट्स में भरी पड़ी रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में दिखती हैं, मैगजीन्स में दिखती हैं। तो ओवरचर जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ले सकते हैं कि कोई भी वैसे तो ओवरचर के बहुत सारे मतलब होते हैं। ओवरचर इसको बोलते हैं, इसका म्यूजिक भी इसका मतलब होता है। लेकिन फिलहाल तो खैर कॉन्टेक्स्ट देखकर हम इंग्लिश में चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है, आप कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं, आप अप्रोच भी ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोच ले लीजिए, या कोई, इसका मतलब फिलहाल ये समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज़ जो, जिस पर ध्यान चला गया आपका, और वो चीज़ आप कहें कि भाई मैं ये चीज़ नहीं खरीदूंगा या फिर ये खरीदूंगा, उसकी तरफ आपने उपेक्षा करी, उसको निगलेक्ट किया, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मतलब है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू टर्न ए ब्लाइंड आई, ये मुश्किल सी बात है कि हम उपेक्षा करें किस चीज़ की? सोलिसिटस ओवरचर्स की, टू बाई दिस और दैट, कि हम बहुत ही ध्यान दिख भी रही है कोई चीज़ आपको, और उस चीज़ को भी आप नेगलेक्ट करें कि नहीं खरीदनी मुझे। और वो वस्तुएं जो भरी रहती हैं हमारे स्ट्रीट्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इवन इन द सैंक्टिटी ऑफ आवर लिविंग रूम्स, यहाँ तक कि हमारा जो लिविंग रूम है जहाँ पर हम रहते हैं, विश्राम करते हैं, उसकी सैंक्टिटी, सैंक्टिटी वैसे पवित्रता होती है, लेकिन यहाँ पे रूम की सैंक्टिटी कह रहा है। इसका मतलब हमारा एक पर्सनल स्पेस है, हम वहाँ पे आराम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने में आती हैं। वहाँ पर भी हमारी जो प्रिवेसी है ना, प्रिवेसी या प्राइवेसी बोल सकते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, प्रिवेसी बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ये जो प्रिवेसी या प्राइवेसी है, वो भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब एडवर्टाइजर्स जो हैं वो वेट करते रहते हैं कि कब हम पर झपटें। ठीक है, जब भी हम कोई रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो सुनेंगे या टेलीविजन पे कोई चीज़ देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हेल्पलेस विक्टिम्स हम हो जाते हैं, असहाय शिकार बन जाते हैं विज्ञापन का। तो विज्ञापन हमें प्रभावित करते हैं जाने अनजाने तरीके से, ये मतलब है। तो यहाँ पे जो सैंक्टिटी शब्द है, इसका मतलब क्या है? प्रिवेसी इसका मतलब है। तो द वर्ड सैंक्टिटी मीन्स सैक्रेडनेस, प्रिवेसी, प्रिविलेज और सिक्योरिटी। प्रिविलेज जो शब्द है, इसका मतलब होता है प्रेरोगेटिव, ये होता है विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। सैक्रेडनेस जो शब्द है, इसका मतलब होता है होलीनेस, पवित्रता।
प्रिवेसी है वो होती है निजता, सिक्योरिटी होती है वो है सुरक्षा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रिवेसी। सैंक्टिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग ही निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसेज। मतलब नीचे दी गई लाइंस जो हैं उनमें सबसे बेहतर मीनिंग किससे मिल रहा है पैसेज में? ऑल मेन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स। यही बात है, भी कह रहा है ना कि कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो है वो ये नहीं कह सकता कि वो अनअफेक्टेड है। तो नो वन कैन सीरियसली प्रिटेंड कह रखा है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, मतलब सबके सब प्रभावित होते हैं, ये मतलब है। और सबके सब प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे आंसर यही आएगा, ऑल मेन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स। सारे सभी मैन जो हैं वो प्रभावित होते हैं विज्ञापनों से। मोस्ट मेन आर इन्फ्लुएंस्ड, अधिकांश लोग प्रभावित होते, अधिकांश है तो नो वन नहीं आता ना वहां पे, निगेट ही कर रहा है वो तो चीज को, कि कोई भी ऐसा नहीं है प्रभावित नहीं, मतलब सबके सब प्रभावित हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल मेन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ये क्या होता है? उपेक्षा करना होता है, अनदेखा करना होता है। तो अनदेखा करने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे है? यहाँ पे वर्ड है, सॉरी ऑपोजिट पूछा है। अनदेखा करने को तो हम नेग्लेक्ट करना बोलते हैं, इग्नोर करना बोलते हैं। नेग्लेक्ट या इग्नोर मतलब आप चाहकर जानबूझकर अगर किसी चीज की उपेक्षा करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। अब इसका ऑपोजिट करना है तो विजुअलाइज तो एक प्रकार से इमेजिन करना होता है। विजुअलाइज आप किसी चीज को इमेजिन करते हो। साइट है वो नाउन है, इसका मतलब दृश्य होता है, विजन होता है। साइट का मतलब क्या है? विजन। व्यू का मतलब देखना है, और परसीव जो है वो नोटिस करना है। अब आप कहें कि भाई दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उपेक्षा कर रहे हो आप, जब कोई चीज दिख रही और जानबूझ के आपने गर्दन इधर फेर ली, मुंह इधर फेर लिया, तो आपने ध्यान नहीं, जानबूझ कर वो उसकी उपेक्षा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो वो तो क्या है? टर्न अ ब्लाइंड आई। और परसीव जो शब्द है, परसीव का मतलब है नोटिस करना, ठीक है, अनुभव करना। तो एक प्रकार से जब कोई चीज को आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही ऑब्जर्व करने की स्टाइल से, कि आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप इसको नोटिस करना चाहते हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे बारीकी से देखना जो होता है वो परसीव होता है, इसलिए ये आपका आंसर आएगा। ये उपेक्षा करना और ये बारीकी से आप किसी चीज का अवलोकन करते हैं तो उसको बोलते हैं परसीव। फिर पूछा हेल्पलेस विक्टिम कौन से हैं? तो हेल्पलेस विक्टिम्स का आया था ना कि हमारी प्रिवेसी ऑफ रूम के अंदर ही हेल्पलेस विक्टिम्स जो होते हैं, कि ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो हमें वहां पर भी नहीं छोड़ते, हमारे जो निजता है उन पलों को भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे पब्लिक, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस और सेलर्स, निश्चित सी बात है सेलर्स की बात तो हमने नहीं की थी, सेलर्स की बात तो कहाँ की थी? एडवर्टाइजर्स की बात हम कर रहे थे। और एडवर्टाइजर्स हेल्पलेस विक्टिम्स, हेल्पलेस विक्टिम कौन हो गए? हम लोग हो गए। अब हम लोग टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, तो स्पेक्टेटर्स तो केवल दर्शक को बोलते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। ऑडियंस है वो श्रोता होता है, तो जेंडर, इसका आंसर तो पब्लिक आ जाना चाहिए। इसका आंसर तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ही है हम लोग। तो यहाँ पे शुरू में भी दे रखा था आपको कि कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता, जब भी आप किसी स्ट्रीट से गुजरते हैं जहां पर कोई वस्तुएं दिखती हैं, वो वस्तुओं से बाजार भरा रहता है, या मैगजीन्स भरी रहती हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भरी रहती है, तो इन पूरे चीजों को ध्यान में रखते हुए वो वाले लाइन भी, कि हमारे प्रिवेसी ऑफ रूम के अंदर भी आई एडवर्टाइजर्स हम पर पाउंस करने के लिए, झपटने के लिए तैयार रहते हैं, उस लाइन को ध्यान में रखकर भी, और साथ में मैगजीन्स में जो अखबार में विज्ञापन आते हैं, पत्रिकाओं में विज्ञापन छपते हैं, तो वहां पे हम रीडर बन जाते हैं, है ना। यहाँ रेडियो पे हम ऑडियंस बन जाते हैं, स्पेक्टेटर्स हम दर्शक बन जाते हैं टीवी पर। तो इसका मतलब इन तीनों का कम्युलेटिव रूप जो है वो पब्लिक ठीक रहेगा। तो आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा? पब्लिक। आगे क्या बोला है? एडवर्टीजमेंट्स आर सक्सेसफुल व्हेन वी रेस्पॉन्ड टू देम। अब विज्ञापन सफल कब होते हैं? विज्ञापन तब सफल होते हैं जब हम उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? लेट्स सी। तो आप एक बार पढ़िए इसको, यहां तक तो हो ही गया था। आगे देख रखा है आपको कि जब भी हमारा फेवरेट प्रोग्राम हम देखते हैं, तो रेडियो पर, टेलीविजन प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या है? हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं। इन टाइम नो मैटर हाउ हार्ड वी रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब प्रतिरोध, तो इस दरमियान हो हम कितना भी प्रतिरोध करने की कोशिश क्यों ना करें, क्लेवर लिटिल ट्यून्स एंड कैच फ्रेजेस। कैच फ्रेजेस का मतलब होता है जो बार बार में चीजें दोहराई जाती हैं, ठीक है, एक सुप्रसिद्ध अभिव्यक्ति जो बार बार में आपको सुनाई देने को मिलती है। जैसे कि कोको कोला का ऐड आता है, हम कहते हैं ठंडा मतलब कोको कोला, तो आपको एक एक लाइन जो है ठंडा मतलब, तो आपको ये चीज गूंजती रहती है, ठंडा मतलब कोको कोला, ठीक है। तो ये कुछ कैच फ्रेजेस होती हैं जो बार बार सुनाई देती हैं। ये चीजें जो है सीप इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड्स, ये हमारे अर्धचेतन मस्तिष्क जो है उसमें रिश्ती रहती हैं। सीप होती है मतलब रिश्ती रहती हैं, एंड स्टे देयर, वहीं पर घर कर लेती हैं। थॉट दे, सॉरी, दो दे सीम सो वेरिड, यद्यपि ये बहुत ही अलग प्रतीत होती हैं। ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स हैव वन थिंग इन कॉमन,
इन सभी विज्ञापनों में एक चीज कॉमन है, दे मेक स्ट्रॉन्ग अपील्स टू आवर इमोशंस, कि हमारे इमोशंस को ये आकर्षित करती हैं, मतलब ये इमोशनल गेम है। एडवर्टाइजर्स का सही गेम ही क्या है, इमोशनल अपील करना, भावुक करना, और भावुकता अगर आ गई तो हम उस प्रोडक्ट से अटैच हो जाएंगे और कभी ना कभी उस प्रोडक्ट को जरूर हम खरीदेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी पे टिका हुआ है। एडवर्टीजमेंट्स आर सक्सेसफुल, मतलब विज्ञापन सफल होते हैं व्हेन वी रेस्पॉन्ड टू देम, जब हम उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक तरीके से, हेल्पलेसली, असहाय रूप से, ब्लाइंडली, बिना कुछ देखे, बिना सोचे समझे, इमोशनली, भावनात्मक रूप से। ही दे रखा है ना कि इमोशनल अपील करते हैं, तो यही आंसर आएगा, इमोशनली। तो देखा आपने कि पैसेज बड़ा आसान होता है अगर आपको सही तरीके से करना आ जाए। अगर आप रफ आइडिया निकाल पाए, आपको लिटरल मीनिंग नहीं आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको ट्रांसलेशन वहां पे नहीं बन पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप सेंटेंस में किसी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके कीवर्ड्स ध्यान रखिए, और उन कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए यू मस्ट गो थ्रू द गिवन पैसेज सो दैट यू मे फाइंड योर एप्रोप्रिएट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, राइट। तो ये तो पैसेज हुआ। इसके बाद 5 क्वेश्चंस के बाद अगला क्वेश्चन हम देखें। आपको एक पैराजंबल दिया है, और पैराजंबल करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आप सीधा ऑप्शन से ही अप्रोच करिएगा। पहले वाले सेट में भी देखना, ये सेशन आपको ठीक 9 बजे रात को मिल रहा है। तो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ एक अप्रोच, और वो अप्रोच अगर डेवलप कर लोगे, परीक्षा तक ये सेशन अब कंटिन्यू रहेगा आपका, तो आप एक अप्रोच यहाँ पे डेवलप कर लोगे कि परीक्षा में कम समय में सही क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, एकदम सटीक अप्रोच, टू द पॉइंट अप्रोच। तो यहाँ क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो पी क्यू पी क्यू पी पी। तो पी 3 बार दे रखा है, तो पहले क्यों ना हम पी से ही देखें। पी में दे रखा था रिसर्च पेपर एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है वो एनालिसिस का प्लूरल होता है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, यहां कोई लेना देना इस बात से नहीं है। ठीक है, तो जो रिसर्च पेपर एनालिसिस है, रिसर्च पेपर का जो विश्लेषण है। फिर देखिएगा, पी के बाद में आर है, पी के बाद में क्यू है, और क्यू है। क्यू 2 बार है तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, पहले उसी को हम निपटते हैं। क्यू दे रखा है द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड। तो रिसर्च पेपर जो विश्लेषण होते हैं वो इसका विश्लेषण करता है। रिसर्च पेपर जो है एनालिसिस है, ये एनालिसिस वैसे नहीं है, ये रिसर्च पेपर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब दे रखी है। ठीक है, तो ये एनालाइज करता है, किसको एनालाइज करता है? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किसके बीच में? डाइट और इसके बीच में। तो हो सकता है एनालाइज यहाँ पे क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये लगा दिया इसने। ठीक है, पी के बाद में क्यू आ सकता है। फिर क्या है? एस है और आर है, देखते हैं देखें। एस में कह रहा है एंड एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। फिर हेल्थ के बाद डिजीज, ये नहीं आएगा, हेल्थ के बाद तो डिजीज नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब पहले एस नहीं आएगा, पहले एस नहीं आएगा तो पहले किस पे जाइए? आर पर। आर क्या कह रहा है? डिजीज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो रिसर्च पेपर जो है वो एनालाइज करता है संबंध किसके बीच में? डाइट और, डाइट के बाद में क्या? डाइट के बाद में लगाइए डिजीज, कि आपका भोजन और बीमारी में एक संबंध है। और ये बताता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसकी बताता है? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज किस चीज में? गुड हेल्थ को मेंटेन करने में, अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में। तो रिसर्च पेपर विश्लेषण करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? डाइट और डिजीज के बीच में। तो एक तो तुम्हें एक क्लू मिल रहा है यहाँ पे कि डाइट के बाद, डाइट एंड किस किस के बीच का रिलेशनशिप है। तो डाइट के बाद क्या आ सकता है? एंड के बाद एक्सरसाइज आएगा या डिजीज आएगा। तो हमने देखा कि हेल्थ के बाद तो डिजीज नहीं आएगा, इसका मतलब निश्चित रूप से डाइट के बाद में क्या आएगा? ये डिजीज आएगा। डाइट के बाद डिजीज आएगा तो क्यू के बाद आर आएगा। तो ये एक मैंडेटरी पेयर बनता है, ये पैराजंबल में एक अनिवार्य पेयर बनता है। उस पेयर को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। तो पी क्यू के बाद में आर, तो देखेंगे आपकी फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। क्यू के बाद में आर, यहां भी नहीं है। क्यू के बाद में आर, यहां भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस। बात समझ में आ गई आपको? ये आंसर है, मतलब इसको जमाने की जरूरत ही नहीं थी, ये जमा हुआ ही था। फिर कॉमन एरर की बात करें तो इजराइल अटैक ऑन ईरान स्पार्क्ड वेस्ट एशियाज वर्स्ट क्राइसिस सिंस 1973 एंड डीपेंड इट्स ऑन सिक्योरिटी वॉज। मैंने पढ़ा है, उसमें ही मैंने बता दिया है कि गलती क्या है इसमें, क्योंकि मुझसे तो वो पढ़ा ही नहीं गया जो गलत था। तो वैसे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस स्तर की है, अगर आप इतने टेक्स्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना, तो आपको आसानी से बिना कोई रूल रेगुलेशंस के भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इजराइल्स अटैक, इजराइल का हमला। किस पर हमला? तो अटैक नाउन है, तो यहाँ पे देखिए ऑन लग गया। किस पर? ईरान पर। इसने क्या किया? स्पार्क किया। स्पार्क करने का मतलब एक प्रकार से इसने रेज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, या इसने फ्लेयर अप कर दिया, भड़का दिया।
क्या वेस्ट एशिया के वर्स्ट क्राइसिस, वेस्ट एशिया का, पश्चिमी एशिया का सबसे बुरा जो संकट हो सकता है उसको इसने स्पार्क कर दिया। ठीक है, तो यहां आप समझिए कि वर्स्ट जो है वो डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है, डिग्री सुपरलेटिव है। और डिग्री सुपरलेटिव अगर होती है और एडजेक्टिव की होती है, निश्चित रूप से एडजेक्टिव भी है ये। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि क्राइसिस है वो नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। बात सही है। लेकिन आप देखिए कि दे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ वेस्ट एशियाज अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये जिनिटिव केस है, ये एक प्रकार से रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो जब चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपने जिनेटिव केस लगा दिया या पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो फिर आप उसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही डिटर्मिनर की कैटेगरी में ही तो आते हैं। तो दो डिटर्मिनर एक साथ करोगे भी क्या आप। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस है, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो वैसे तो बेस्ट फ्रेंड लिखोगे तो दे लगना चाहिए, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है, फ्रेंड का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दे लगा सकता हूँ क्या, मैं नहीं लगा सकता। मैंने उदाहरण ऐसा दिया है ताकि आप इसको समझ के आपको पता लग जाए कि हाँ ये अजीब ही लग रहा है आपको। क्यों अजीब लग रहा है, क्योंकि माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव एक प्रकार से डिटर्मिनर ही होता है, और ये भी क्या है, डिटर्मिनर है। दो डिटर्मिनर एक साथ क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे द को हटाएंगे आप। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये है कि इजराइल का जो हमला है ईरान पर, उसने वेस्ट एशिया में सबसे बुरा जो संकट है उसको स्पार्क कर दिया है। सिंस 1973, 1973 से लेकर अब तक इतना बुरा दौर कभी नहीं आया। एंड डिपेंड इट्स ऑन सिक्योरिटी वॉज, और जो इसका खुद का सुरक्षा संबंधी जो दुख है, वोज का मतलब सफरिंग होता है, सोरो होता है। सफरिंग आप इसको कह सकते हो, सोरो इसको आप कह सकते हो। इस दुख को इसने क्या कर दिया है, डीपेन कर दिया है। डीपेन का मतलब और ज्यादा गहरा कर दिया है, एग्रावेट कर दिया है। एग्रावेट एक वर्ब ले सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर है। नंबर 8 कह रहा है ईरान इन स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रेस्पॉन्स। ईरान, ईरान ने रेस्पॉन्स कैसा दिया है, बहुत ही तेज गति से। स्विफ्ट का मतलब है इमीडिएट दिया है, तुरंत दिया है। इमीडिएट एंड रैपिड, इमीडिएट कह सकते हो, इंस्टेंट कह सकते हो, रैपिड कह सकते हो। ठीक है, तो ईरान ने इजराइल के हमले का जो रेस्पॉन्स है बड़े ही तुरंत ढंग से और फोर्सफुल मतलब जोरदार तरीके से दिया है ना। फोर्सफुल का मतलब है जोरदार तरीके से, मतलब एक प्रकार से एम्फेटिक एक रेस्पॉन्स ये है। ठीक है, रेन्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इस रेस्पॉन्स में, इस प्रत्युत्तर में इसने क्या किया, बौछार कर दी, किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल्स की। किस पर, इजराइल के शहरों पर। तो यहां बेटा प्रॉब्लम क्या है कि रेस्पॉन्स जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्सेज बन सकता है। तो जिस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है वो नाउन कैसी हो गई, काउंटेबल हो गई। और काउंटेबल है तो यहाँ पे कैसी नाउन है, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर अगर है तो फिर आर्टिकल तो बनता है यहाँ पे। स्विफ्ट और फोर्सफुल दोनों ही एडजेक्टिव लगे हुए हैं इससे पहले, तो यहाँ पे आप लगाइए ना कुछ, तो रेस्पॉन्स के लिए आप आर्टिकल लगाएंगे। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो जनरली हम उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल प्लेस करते हैं। तो अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रेस्पॉन्स। नंबर 9 एक बार फिर से एरर का क्वेश्चन है। नंबर 9 आपसे कह रहा है इंडिया नीड्स टू इंश्योर वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। तो भारत को आवश्यकता है कि वो महिलाओं की भागीदारी को क्या करे, सुनिश्चित करे। किसमें, नीति निर्माण में। तो पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करे, इसकी आवश्यकता है भारत को। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर जो होता है बीमा करना होता है, और बीमा में हम क्या करते हैं, किसी को कवर करते हैं, किसी को सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ड होता है इंश्योर, ENSURE। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये आएगा, ई आना चाहिए यहाँ पे, ये गड़बड़ था। नंबर 10 कह रहा है इंडिया ड्रॉप्ड 2 स्पोर्ट्स बाय रैंक 131 आउट ऑफ 148 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, जो लिंगानुपात जो है, उसमें जो अंतर है पुरुष और महिलाओं के बीच जो आबादी होती, तो 148 में से 131वीं रैंक तक भारत आ गया है। 22 लगाते हैं तो 22 तक के लिए आता है, मतलब ये लिमिट यहां तक कम हुआ है। यहां तो लेकिन कह रहा है कि 2 स्पोर्ट्स कम हुआ है, 2 स्पोर्ट्स कम होकर गिरकर भारत की रैंकिंग आ गई 131 पर। पहले किस पे थी, 129 पर। अब 2 रैंक गिरकर भारत किस पे आ गया, 131 पर। तो 131 पर आ गया, तो इसका मतलब ये डेस्टिनेशन हो गई इसकी। और डेस्टिनेशन के लिए कि किस पॉइंट तक ये पहुंचा है, वहां के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे 22 हटाइए और 2 प्लेस कीजिए, राइट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इंडिया स्लाइट गेन्स इन 3 एरियाज वर ऑफसेट बाय पुअर परफॉर्मेंस इन द 4th।
ड्रैग डाउन इट्स ओवरऑल रैंक। देखिएगा यहां पे ऑफसेट जो है, ऑफसेट का मतलब है काउंटर बैलेंस करना। ऑफसेट का मतलब क्या है? काउंटर बैलेंस करना। मतलब एक प्रभाव जो होता है ना कोई चीज का, मान लीजिए किसी ने इस तरह से फोर्स लगाया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इधर से फोर्स लगाएं, तो आप उस फोर्स को क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस करेंगे। आप अटैक करें इधर से एक और अटैक हुआ तो ये क्या हो जाएगा? काउंटर अटैक हो जाएगा, उसी को ऑफसेट बोलते हैं। तो भारत का स्लाइट गेन्स का मतलब हल्का फुल्की जो प्रॉफिट रहे, गेन का मतलब यहां पे वृद्धि से है, गेन का मतलब बढ़ोतरी से है। तो भारत की जो हल्की फुल्की बढ़ोतरी रही 3 क्षेत्रों में, ठीक है, उन बढ़ोतरी को क्या किया गया? ऑफसेट किया गया। किसके द्वारा? मतलब काउंटर बैलेंस किया गया। किसके द्वारा? खराब परफॉर्मेंस के द्वारा। खराब परफॉर्मेंस किसमें हुई? फोर्थ सेक्टर में। 3 क्षेत्रों में तो ठीक था, लेकिन चौथा सेक्टर ऐसा था कि इसको तीनों को हटाकर भी इसने क्या कर दिया? काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है, और क्या करते हुए? इसकी ओवरऑल रैंक को ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। इसकी ओवरऑल रैंक जो है, टोटल रैंक है, उसको नीचे लाते हुए, ड्रैग करते हुए। तो बेटा जब दो काम साथ में होते हैं, whenever two actions take place together, when two actions occur simultaneously, तो क्या करते हैं कि उस सेकेंड एक्शन को जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, सिमल्टेनियस चल रहा है, उसको आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। तो ये तो हुआ, ये जो गेन्स थे इसको ऑफसेट किया गया, और क्या करते हुए किया गया? ऐसा करते हुए तो ड्रैग के स्थान पे आएगा ड्रैगिंग। तो यहां पे ड्रैगिंग डाउन आना चाहिए। ड्रैगिंग कहां है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऊपर वाला गलत हो ही गया। आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। नंबर 12 पे आइए। नंबर 12 कह रहा है, द रिपोर्ट सेज इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कैटेगरी इंडिया हैज इंप्रूव टू 0.9% परसेंटेज पॉइंट्स। तो द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट बताती है, इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की जो आर्थिक भागीदारी है, एन अपॉर्चुनिटी अवसर, इस कैटेगरी में है ना, इंडिया हैज इंप्रूव्ड, भारत ने इंप्रूव किया है। अब टू लगता है बेटा कि यहां तक आ गया है, तो भारत मतलब यहां तक आ गया क्या कि भारत ने इंप्रूव करके और 0.9% तक आ गया क्या? 0.9% तो 1% से भी कम हो गया। तो ये तो नहीं होगा कि भारत इंप्रूव होके 1% पे पहुंच गया। इसने तो इतने प्रतिशत पॉइंट तक की क्या की है? इंप्रूवमेंट की है। जैसे आपके मान लीजिए 100 में से, और आपके मार्क्स जो हैं वो 20 आए सपोज, और फिर आपने इसमें 5% तक की वृद्धि कर ली मान लीजिए स्कोर में, तो 5% तक की वृद्धि की है, तो वो तो आएगा 22। और आप 20 से 5% वृद्धि होके कहां पहुंच गए हैं? वो आएगा 2। समझ गए? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है, ये कह रहा है कि इस तक पहुंच गया है। तक पहुंच गया है तो बेटा 2 के स्थान पे 22 लगेगा। और 22 लगेगा तो हैज इंप्रूव्ड बाई कहां पे है? देखो, तो हैज इंप्रूव्ड बाई, ये रिपोर्ट बताती है कि इस कैटेगरी में भारत ने इंप्रूव किया है, यहां तक इंप्रूव किया है। तो पहली बात तो हैज बीन नहीं आएगा। हैज बीन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है। पैसिव कब होता? जब इसमें डूअर जो है वो नहीं होता। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे डूअर दे रखा है आपको, ये वाला, ठीक है, तो ये काट दीजिए। फिर ये वाली बात, ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है, काट दीजिए। आपका आंसर ये आ जाएगा। ऊपर वाला गलत है ही, तो ये भी काट दीजिए। नंबर 3, इट्स टाइम फॉर टी टू टेक। ये देखिए, चाय पीने का समय हो गया है। अब चाय पीने वाला इसमें कौन है? चाय पीने वाला कोई है क्या? देखो देखिए, डूअर है क्या? तो वेन एवर यू सी कि देर इज नो डूअर ऑफ द गिवन वर्ब, कभी कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि वर्ब का डूअर नहीं है, एक्शन वर्ब का डूअर गायब है, तो इसका मतलब द गिवन सेंटेंस शुड बी कंसीडर्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें टेक का डूअर तो है नहीं, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस का हो गया। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर हो गया तो देखिए टू के साथ में हम क्या लगाते हैं? बी, और बी के साथ में हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो टू बी टेकन आपका आंसर आएगा। इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। क्लियर है? मिस स्पेल्ड वर्ड्स की बात करें तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग बतानी है बेटा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं समझना। आर्ग्यू जो होता है वो ये होता है, लेकिन जब इसमें MENT आप जोड़ते हो तो इसमें से क्या है? ई को गायब कर देते हो और ये लिखते हो ARGUMENT। समझ में आ रही बात? आर्ग्यू की स्पेलिंग में ई आता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं आता है ई। तो यहाँ पे देखिए, जहां पे ई नहीं है, ये ई दे रखा, ये ई दे रखा, ये काट दो। इन दोनों में से देखेंगे तो MENT होता है, ये काट दो। आपका आंसर आ जाएगा ARGUMENT, 4 नंबर। और एक बोला है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में देखो, एक तो होता रेस्ट, ठीक है, फिर आता है और, AUR, फिर आता है चींटी, ANT। 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं, एक तो रेस्ट,
इसके बाद में आता है और, जो आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हो ना, और ये वाला, और एक आता है एंट, चींटी वाला। तो रेस्ट और एंट ये है। तो देखिए रेस्ट इसमें है, रेस्ट इसमें है, रेस्ट इसमें नहीं है, ये काट दीजिए, यहां पे रेस्ट। फिर और ए यू आर, इसमें ए यू आर नहीं है, काट दीजिए। इसमें देखिए ए यू आर है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। लेकिन एंट की स्पेलिंग क्या होती है, ए एन टी, तो ये काट दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। क्लियर है भाई? तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हुआ। मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी देखें और उनके भी नंबर अच्छे आ सकें। सी यू टुमारो एट 9 थ्रू दिस सेशन। इससे पहले द हिंदू एडिटोरियल आप देखना चाहें तो 5 बजे वो सेशन रहता ही है। नमस्कार, सी यू टुमारो एट 9।